हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एसआई का एग्जाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, सतपुड़ा पर्वतमाला। भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में छत्रक सेल थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है। चंबल घाटी, तटीय क्षेत्र, सुंदरबन डेल्टा, कच्छ की खाड़ी। उत्खात भूमि स्थलाकृति कच्छ खाड़ी की विशेषता है। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और काफ़ी हाईलाइट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, तो राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति कैसी दिखाई देती है। देखिए ये स्थलाकृति जो है ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में दिखाई देती है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि उत्खात भूमि किस पठार में मिलती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उत्खात भूमि किस पठार में मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्खात भूमि जो है ये बुंदेलखंड के पठार में मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, चौथा क्वेश्चन है गाइस कि अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषता है। अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषता है फर्मों की संख्या, परस्पर निर्भरता, कीमत पर नगण्य प्रभाव, कीमत नेतृत्व। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्मों की संख्या। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सरकारी अनुदान। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग बता सकते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्य समाज। अब देखिए अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। बहुजन समाज की स्थापना काशीराम ने की थी। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे, तो सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुबाकी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कारुबाकी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो आपको ध्यान रखना कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में किया था। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप ने की थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हिंदू विधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे, तो सही जवाब हो जाएगा जीमूत वाहन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रामचरित की रचना किसने की थी। कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य, संध्याकर नंदी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संध्याकर नंदी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, रामचरितमानस 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य। जैसा कि स्वयं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के बालखंड में लिखा है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 से
1974 ईस्वी को रामनवमी के दिन मंगलवार को किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, बी है यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, या फिर उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? विधि विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस कि ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है रेशम कीट पालन से, अंगूर की खेती से, बागवानी कृषि से, जलज कृषि से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बागवानी कृषि से। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, महानगरों के बाहरी भागों में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? उद्यान कृषि, बाजार कृषि, ट्रक फार्मिंग, ये सभी। तो इन्हें सभी को कहा जाता है बाजार कृषि। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किए गए। चंदेल शासकों के काल में यहाँ पर लगभग 30 मंदिर निर्मित किए गए थे। विष्णु, शिव तथा जैन तीर्थकरों की उपासना के निर्मित कराए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव मंदिर, विष्णु मंदिर तथा पार्श्वनाथ मंदिर प्रमुख थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असोम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर जो है राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित है। ये तो आपको पता चल गया। इसमें सिर्फ ये दिया जा रहा है कि राजस्थान में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। उन्हें 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान बनवाया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ 5 मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर की अपनी एक अलग पहचान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और कब किया था? 1837 ईस्वी में। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों की भी खोज की थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। नगर और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए? 4, 5, 6 या 8। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुल 6 चैनल बनाए गए। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यह मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वह कानून तथा तथ्य के किसी भी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइट रहता है अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों के जो हैं परामर्श किससे ले सकता है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। खैर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारी मशीन प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? बरौनी, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। तो भारी मशीन प्लांट ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये रांची में अवस्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारी मशीन प्लांट ये कब बनवाया गया, ये कब अवस्थित किया गया, तो भारी प्लांट मशीन जो है ये वर्ष 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूंगफली। अगर ऑप्शन में रागी दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, रागी के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, रागी एक ऐसी फसल है जो शुष्क भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें वार्षिक आधार पर 700 से 1200 मिमी वर्षा चाहिए होती है। चावल, जूट और गन्ने सभी को अधिक वर्षों की आवश्यकता होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूखा प्रतिरोधी फसलों और नमी संरक्षण के साथ शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों को अर्ध शुष्क क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, ये तो आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल होती है, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश का क्रम आता है। अगर विश्व पटल पर देखा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक गेहूं चीन में होता है और इतने बड़े पैमाने पर होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरा नंबर अमेरिका का आता है। ऐसा माना जाता है कि गेहूं का सेवन करने वाले बहुत ताकतवर होते हैं, जबकि चावल का सेवन करने वाले तीव्र बुद्धि के होते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर जान लीजिए, बाकी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है, तीसरे पे अमेरिका आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? पांचवा स्थान है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, ये तो आपको पता चल गया कि भारत का विश्व में पांचवा स्थान है पवन ऊर्जा के मामले में। अगर मैं इसकी वार्षिक ऊर्जा उत्पादन की बात करूं तो इसकी वार्षिक ऊर्जा उत्पादन है 8,896 मेगावाट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सो गाइस, ये तो आपको पता चल गया कि आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा बिहार का नाम आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पे बिहार का नाम आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 331? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330। इसमें यह पूछा जा रहा था कि अनुच्छेद जो 330 है, यह अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 324, 330, 332, 331 जो भी आर्टिकल है इनके बारे में जान लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 330। देखिए, अनुच्छेद 330 में सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है, ठीक है। अनुच्छेद 331 की अगर हम बात करें, इसके तहत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में लोकसभा के 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। अनुच्छेद 332 की अगर हम बात करें, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 की अगर हम बात करें, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्ट्रिन के साथ संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन में निर्वाचित होते हैं? हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन में निर्वाचित होते हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुल सदस्यों के 1/3। देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिराकर भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि घुमा फिराकर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हर दूसरे वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं? तो 1/3 सदस्य, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा 28वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, योजना आयोग। फिलहाल तो अब योजना आयोग से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि योजना आयोग को अब खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह नीति आयोग का सृजन किया गया है। अगर योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। योजना आयोग सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर रहा है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में की गई थी। योजना आयोग 17 अगस्त 2014 को भंग कर दिया गया था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन
किया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29वां। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जाति, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। देखिए अनुच्छेद 16 और 15 के बारे में जान लीजिए। देखिए अनुच्छेद 15 में आपका आ जाता है जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। इसका मतलब है कि राज्य को इन आधारों पर किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 16 के बारे में जान लीजिए, सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने पेशे का अभ्यास करने का समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है। तो भारत में बीमा क्षेत्र जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? IRDA के द्वारा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत में बीमा क्षेत्र को IRDA द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना संसद के IRDA अधिनियम 1999 के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि IRDA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, आयरलैंड। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, ये तो आपको पता है। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें और 1,79,000 द्वीप हैं। साइमा इसकी सबसे बड़ी झील, यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं फिनिश की, तो देखिए फिनिश जो है ये लेकलैंड में दुनिया की सबसे अधिक झीलें हैं और देश के कई प्रमुख शहर जिनमें टॉपरे, जबलिस्का और कुओपियो शामिल हैं, अब झीलों के करीब हैं। ये आपको सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, स्टीफन हॉकिंग, WC ग्रेस, जॉन लेथरम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं? सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, इमरान खान, कपिल देव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कपिल देव। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कपिल देव ने 3 आत्मकथाएं रचनाएं लिखी हैं, जिसमें गॉड्स ड्रिकी 1985 और क्रिकेट माई स्टाइल 1987 में सामने आया। उन्होंने 2004 में स्ट्रेट फॉर द हार्ट शीर्षक से अपनी सबसे हालिया आत्मकथा जारी की थी। कपिल देव रामलाल निखंज का जन्म 6 जनवरी 1959 को हुआ था। वह एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। वह एक मध्यम तेज गेंदबाज और तेजी से रन बनाने वाले मध्यम के गेंदबाज थे। उन्होंने 1983 में भारत को अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने का नेतृत्व किया। उन्हें विजडन द्वारा 2002 में भारतीय क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी के रूप में नामित किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टॉक बाजार के संदर्भ में IPO का अर्थ क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, अगला क्वेश्चन है कि संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नौरू। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, नौरू दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र है। इसका क्षेत्रफल केवल 21 किलोमीटर स्क्वायर 8.1 वर्ग मील है। ये विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य और दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा नॉल और रस्का ने। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। उसका ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है।
महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा, इसका मौलिक अधिकार है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म से 24वें तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महावीर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लीजिए। देखिए, ये पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 के बीच में चली है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, 1956 से 1961। सार्वजनिक क्षेत्र और औद्योगिकीकरण के विकास पर केंद्रित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील मिलों की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भोपाल में है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षशिला स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं, एक कहाँ पर अवस्थित है? बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, विजय विट्ठल मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये मंदिर हिंदुओं के प्रमुख देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर इस मंदिर की स्थापना की बात की जाए तो इस मंदिर की स्थापना 15वीं सदी में हुआ था। ठीक है, मंदिर के निकट और भी कई मंदिर निर्मित हैं। यहाँ पर कुल 56 स्तंभ है जिसमें संगीत सरगम सुनाई देती हैं। इन स्तंभों को संगीत स्तंभ या फिर सारेगमा स्तंभ भी कहा जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान, वायुदाब, संघटक, घनत्व? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तापमान। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 किलोमीटर। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, धरातल से इस परत की ऊंचाई 14 किलोमीटर है। ये परत ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाती हुई पतली होती जाती है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। ध्रुवों की अगर हम बात करें तो ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा के ऊपर सर्वाधिक होती है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। प्राचीन, पौराणिक और विश्वविद्यालय हरिहर क्षेत्र का मेला ये कहाँ पर लगता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बिहार में लगता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, बिहार की राजधानी पटना से 5 किलोमीटर उत्तर सारण में गंगा और गंडक के संगम पर स्थित सोनपुर नामक कस्बे में प्राचीन काल में हरिहर क्षेत्र कहते हैं। देश के 4 महाक्षेत्रों में एक हरिहर क्षेत्र है। ऋषियों और मुनियों ने इसे प्रयाग और गया से भी श्रेष्ठ तीर्थ माना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हरिहर क्षेत्र के बारे में आप लोग जान गए हो कि हरिहर क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार की राजधानी पटना से 5 किलोमीटर उत्तर सारण गंगा में गंडक के संगम पर स्थित है, सोनपुर नामक कस्बे में। अगला क्वेश्चन, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम, पांडुचेरी? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पांडुचेरी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, श्री अरविंद आश्रम पांडुचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना महर्षि अरविंद द्वारा 24 नवंबर 1926 सिद्धि दिवस को ही की गई थी। उस समय आश्रम में 20 से 25 साधक ही थे। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आज का हमारा सबसे लास्ट 49वां क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास, निराला? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।